हेलो गाइस, तो कैसे आप सब। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले क्लास 6 का चैप्टर नंबर 7, अशोका द एम्परर हु गिव अप हुआ। तो ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बस ये बोलना चाहूँगा कि लास्ट तक इस चैप्टर से बने रहें। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि ये चैप्टर इतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग है कि मैं आपको हर एक चीज़ इंटरेस्टिंग के साथ समझाऊंगा। तो यहाँ पे एक स्टोरी से स्टार्ट हो रहा है ये चैप्टर, जिसमें रोशन रुपीज़, मतलब यहाँ पे बेसिकली एक रोशन तो बेसिकली तो बॉयज़ का नाम है, बट यहाँ पे गर्ल्स को डिनोट किया है। तो उसके हाथ में एक क्रिस्प नोट्स होता है जो उसको उसके ग्रैंड फादर देते हैं, कब, उसके बर्थडे में। और वो जो है ना, उससे काफ़ी ज़्यादा सीडी खरीदना चाहती थी। तब वो जब वो ब्रांड नोट को जब वो देखती है ना और फील करती है, तो वो देख नोटिस करती है ना कि इसके राइट साइड में जो है स्माइलिंग फेस के साथ एक गांधी जी प्रिंटेड है। ओके। और फिर एक सेट्स ऑफ लायन है जो लेफ्ट में है। तो वो सोचते कि लायंस क्या है। अब ये लायंस क्या है हम लोग आगे देखते हैं। अ वेरी बिग किंगडम एम्पायर। अब एम्पायर क्या होता है, जब साम्राज्य जो होता है ना, कोई भी वो ज़्यादा बड़ा हो जाता है ना, तो उसको हम लोग एम्पायर बोलते हैं। सो तो जो हम लोग नोट्स और कॉइन्स पे देखते हैं ना, इसके पीछे काफ़ी लंबा हिस्ट्री है। ये जो है ना एक स्टोन पे काव किया हुआ है और एक मैसिव स्टोन पिलर के ऊपर बैठाया हुआ है सारनाथ में, जिसके बारे में सारनाथ के बारे में हम लोग चैप्टर 6 में बहुत अच्छे से पढ़े थे। अशोका जो है ना, वो काफ़ी ज़्यादा ग्रेटेस्ट रूलर रहे हमारी हिस्ट्री के। और ऑन हिज इंस्ट्रक्शन इंस्क्रिप्शन वे इंस्क्राइब्ड ऑन पिलर, और इनके इंस्ट्रक्शन से जो इंस्क्रिप्शन है ना, वो इस पिलर पे इंस्क्राइब किया गया है। एज वेल एज रॉक सरफेस, मतलब कि और रॉक सरफेस पे भी। बट वी फाइंड आउट व्हाट वाज रिटन इन द डिस्क्रिप्शन, लेट अस व्हाई हिज किंगडम वाज कॉल्ड एन एम्पायर। तो इनके किंगडम जो है ना, उसको एम्पायर हम लोग क्यों कहते हैं, वो हम लोग अब देखते हैं। द एम्पायर दैट अशोका वाज फाउंडेड बाय हिज ग्रैंडफादर, जो अब जो एम्पायर है, जो अशोका जिसको रूल कर रहा है ना, उसको फाउंड कौन किया था, इसके ग्रैंडफादर फाउंड किया था। ग्रैंडफादर इनके कौन थे, तो चंद्रगुप्त मौर्य थे, आज से 2300 साल पहले। अब चंद्रगुप्त मौर्य को सबसे ज़्यादा सपोर्ट किससे मिला था, एक बहुत ही ज़्यादा होशियार आदमी से, जिसको हम लोग चाणक्य बोलते हैं। और कौटिल्य और चाणक्य दोनों एक ही आदमी का नेम है। ओके, कंफ्यूज मत होइएगा। मेनी ऑफ द चाणक्य आइडियाज़ वेर रिटन डाउन इन अ बुक कॉल्ड अर्थशास्त्र। तो इसको आप लोग मे बी ये आपके एग्ज़ाम में पूछ दिया जाए, एक मार्क्स के क्वेश्चन में कि चाणक्य का आइडियाज़ किस बुक में है, तो आपको अर्थशास्त्र याद रखना है। डायनेस्टी क्या होता है, जब कोई भी मेंबर सेम फैमिली का अगर मेंबर्स कंटिन्यू रूल की एक के बाद राजा बनते चल जाता है, तो वो डायनेस्टी बन जाता है। जैसे कि यहाँ पर चंद्रगुप्त का इनका सन बिंदुसारा, फिर इनका बेटा अशोक। तो यहाँ से ये ऐसे होता है। जब अब हम लोग देखते हैं कि देयर वर सेवरल सिटीज़ इन द एम्पायर मार्क्ड विद द ग्रेट। अब जो बहुत सारी एम्पायर का हम लोग देख लेते हैं, वो हम लोग को देख लेते हैं यहाँ पे जो ब्लैक डॉट्स, जैसे यहाँ पे तक्षशिला, यहाँ पे पाटलिपुत्र, उज्जैन, जो ये सब हम लोग जगह देख रहे हैं ना, वो हम लोग का इंपॉर्टेंट सिटीज़ और एम्पायर्स है। ओके, तो यहाँ पे भी कह रहा है दिस इंक्लूड पाटलिपुत्र, तक्षशिला, उज्जैन। ये तीन जगह है, पाटलिपुत्र, तक्षशिला, उज्जैन। तक्षशिला वाज द गेटवे टू द नॉर्थ वेस्ट। याद रखिए कि अब नॉर्थ वेस्ट का ये गेटवे क्या होता है, हम लोग देखते हैं। तक्षशिला हम लोग को कहाँ पे दिख रहा है, तक्षशिला हम लोग को यहाँ पे दिख रहा है। ये कौन सा जगह है, नॉर्थ और वेस्ट। ओके, नॉर्थ वेस्ट में, तो नॉर्थ वेस्ट का एक गेटवे खोलता है। और यहाँ पे उज्जैन के बारे में देख रहे थे, जैसे कि उज्जैन यहाँ पे है, तो उज्जैन के बारे में भी यहाँ पे एक चीज़ बोला गया है, उज्जैन ले टू द नॉर्थ टू द साउथ इंडिया। तो उज्जैन जो है ना, वो नॉर्थ साउथ इंडिया के बीच में ले करता है। अब ये सब सिटीज़ में ज़्यादातर है मर्चेंट्स, ऑफिशियल्स और क्राफ्ट पर्सन रहा करते थे। इन अदर एरिया देर वे विलेज ऑफ फार्मर्स एंड हडर, और अदर एरियाज में जो विलेजेस था फार्मर्स और हडर्स का। कुछ एरिया जो था सेंट्रल इंडिया में था, जहाँ पे फॉरेस्ट था, जहाँ के पीपल ने गैदर फॉरेस्ट प्रोड्यूस हंटेड एनिमल्स, वहाँ पे फॉरेस्ट प्रोड्यूस को गैदर करते थे और एनिमल का हंट करते थे। अब पीपल जो है ना, वो डिफरेंट अम्पायर में डिफरेंट डिफरेंट जो है लैंग्वेज बोला करते थे। दे प्रोबली एट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड। अब उनका खाना पीना था वो भी अलग था, जो कपड़े पहनते थे वो भी डिफरेंट हुआ करता था। हाउ वॉज एम्पायर डिफरेंट फ्रॉम किंगडम। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है कि एम्पायर्स और किंगडम में डिफरेंस क्या होता है। तो यहाँ पे एम्पायर्स नीड मोर रिसोर्सेज दैन किंग। अब एम्पायर्स के पास ज़्यादा रिसोर्सेज का ज़रूरत पड़ता है किंग से, बिकॉज एम्पायर्स होता है ना, काफ़ी किंगडम से काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है, और उसको प्रोटेक्ट करने के लिए काफ़ी बड़ा आर्मी होता है, और बहुत सारे ऑफिशियल्स होते हैं जो टैक्स कलेक्ट करते हैं। तो आप अगर डिफरेंस पूछा जाए ना एम्पायर्स और एम्पायर्स और किंगडम में, तो आप ऐसे एम्पायर्स आर हैड नीड मोर रिसोर्सेज, किंगडम लेस रिसोर्सेज। एम्पायर्स हैव लार्जर देन किंगडम्स। ओके, एंड दे हैव लार्ज नंबर ऑफ ऑफिशियल्स। ऐसे आप लोग इसको लिख सकते हैं। अब रूलिंग द एम्पायर
एज द एम्पायर वॉज सो लार्ज, जैसा कि एम्पायर बहुत ज़्यादा बड़ा था, डिफरेंट फास्ट वे डिफरेंट पार्ट्स था, वो डिफरेंटली रूल किया जाता था। जो एरिया था पाटलिपुत्र के आसपास वो डायरेक्ट कंट्रोल करता था एम्पायर के था। यहाँ बहुत सारे ऑफिशियल्स को अपॉइंट कर दिया गया था जो कि टैक्स कलेक्ट करता था फार्मर से, हर्डर से, क्राफ्ट पर्सन से और ट्रेडर से, जो कि विलेजेस और टाउन्स में रहते थे। और वैसे ऑफिशियल जो सही से काम नहीं करते थे या फिर जो रूल्स का ऑर्डर का फॉलो नहीं करते थे उनको पनिश किया जाता था। जैसे कि कोई भी सरकारी गवर्नमेंट सर्वेंट होता है जो सही से काम नहीं करता उसको पनिश किया जाता, तो उस समय भी पनिश किया जाता। मैनी ऑफ दिस ऑफिशियल्स वेयर गिवन सैलरीज, काफ़ी सारे ऑफिशियल्स को सैलरीज मिलता था। मैसेंजर्स एक दूसरे जगह से दूसरी जगह जाते रहते थे। स्पाई जासूस होता है, वो इस सब ऑफिशियल्स पे नज़र रखते थे। एंड ऑफ कोर्स एम्परर सुपरवाइज देम ऑल, एम्परर जो है ना सबको सुपरवाइज करता था विद द हेल्प ऑफ नंबर ऑफ रॉयल फैमिली एंड सीरियस मिनिस्टर। किसके हेल्प से? तो कुछ रॉयल फैमिली का मेंबर, चाहे उसका बेटा हो या फिर कोई भी हो या भाई हो, या सीनियर मिनिस्टर के हेल्प से। देयर अदर एरियाज ऑफ प्रोविंसेस, अब ये सब एरियाज के बावजूद काफ़ी सारे प्रोविंसेस होते थे। ईच वाज रूल्ड बाय प्रोविंशियल कैपिटल सच एज तक्षशिला, और सबको एक प्रोविंशियल कैपिटल के थ्रू रूल किया जा रहा था। तक्षशिला उज्जैन, जैसे कि हम लोग तीन पढ़े थे, पाटलिपुत्र, तक्षशिला, उज्जैन। ओके, अब हम लोग देखें कि तक्षशिला के आसपास का एरिया जो था वो डायरेक्ट, सॉरी तक्षशिला नहीं, पाटलिपुत्र के आसपास का जो एरिया था वो डायरेक्ट इम्पीरियल के कंट्रोल में था। तो ये तक्षशिला उज्जैन का भी जो था ना, ये दोनों प्रोविंशियल कैपिटल था और इसके द्वारा और भी जो प्रोविंसेस और एरिया था ना उसको कंट्रोल किया जाता था। Although there was some amount of control from Paliputra royal princes often sent governments local customs rules were power follow, और भी जैसे कि जो कंट्रोल था ना वो पाटलिपुत्र का वो रॉयल प्रिंसेस का था, रॉयल प्रिंस को भी कंट्रोल करता था, गवर्नेंस और लोकल कस्टम्स और रूल्स थे, ये सब फॉलो होता था। Beside this vast area between the centers, here the Maurya try to control, अब जब मौर्यस थे ना वो किसको कंट्रोल करने का कोशिश कर रहे थे? रोड्स और रिवर्स को, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ट्रांसपोर्ट के लिए और रिसोर्सेज कलेक्ट करने के लिए, जैसे कि टैक्स और ट्रिब्यूट। अगर सपोज कर लीजिएगा कोई एम्परर के हाथ में कोई फॉरेस्ट आ जाता तो फॉरेस्ट से टैक्स लेगा एज अ फॉरेस्ट प्रोड्यूस जो भी होता। एग्जाम्पल लेता द अर्थ सस्टेलस द नॉर्थ वेस्ट वॉज इम्पॉर्टेंट फॉर ब्लैंकेट्स, अब नॉर्थ वेस्ट का जो पार्ट था वो ब्लैंकेट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस था। साउथ इंडिया से हम लोग को गोल्ड और प्रेशियस स्टोन मिल जाता था। इट इज़ पॉसिबल डेट रिसोर्सेज वे कलेक्टेड एज ट्री, और रिसोर्सेज को हम लोग ट्रिब्यूट की तरह कलेक्ट करते थे। ट्रिब्यूट क्या होता है वो हम लोग यहाँ पर देखते हैं। अनलाइक टैक्स विच वे कलेक्टेड ऑन अ रेगुलर बेसिस, ट्रिब्यूट वाज कलेक्टेड, जैसे कि अनलाइक टैक्स जैसा नहीं था। टैक्स जो रेगुलर बेसिस पे कलेक्ट होता था ना, ट्रिब्यूट जो है रेगुलर बेसिस पे कलेक्ट बिल्कुल नहीं होता था। एंड व्हेन इट वाज पॉसिबल फ्रॉम पीपल हु गेव अ वैरायटी ऑफ थिंग्स, और जो पीपल थे ना वो थोड़ा बहुत ना चाहते हुए वो चाहते हुए किंग्स को कुछ वैरायटी ऑफ थिंग्स देते थे एज अ फॉर्म ऑफ थिंग्स, मतलब कोई सामान देते थे, पैसा नहीं देना होता था। अब जैसे कि देयर वर ऑल्सो फॉरेस्ट रीजन, अब यहाँ पे था कि फॉरेस्ट रीजन पीपल जो इस एरिया में रहते थे मोर और लेस इंडिपेंडेंट, बट उससे एक्सपेक्ट किया जाता कि वो हम लोग को मौर्य ऑफिशियल्स को ना एलिफेंट, टिम्बर, हनी, वैक्स ये सब जो है प्रोवाइड करे। अब हम लोग यहाँ पे काफ़ी अच्छा स्टोरी टाइप का देखने वाले, मेगास्थनीज द एम्परर एंड द कैपिटल सिटी। तो यहाँ पे क्या है ना कि एक मेगास्थनीज था, वो मेगास्थनीज कौन था? वो एक एम्बेसडर था जिसको सेंट किया गया था चंद्रगुप्त के कोर्ट में, किसके थ्रू? ग्रीक रूलर ऑफ वेस्ट एशिया नेम्ड सिलेसियस निकेटर। अब हम लोग इसको समझते थोड़ा आराम से कि ये एम्बेसडर क्या होता है, उसको समझते हैं। तो जैसे कि एक राजा है ए, एक राजा है बी, दोनों में थोड़ा अच्छा फ्रेंडशिप है क्योंकि इसके लिए एम्बेसडर भेजने के लिए थोड़ा अच्छा फ्रेंडशिप होना चाहिए। तो ए है ना वो अपने तरफ से एक आदमी को, अपना होशियार आदमी को बी के कोर्ट में एज ए रिप्रेजेंटेटिव भेजता है, जो वहाँ पे कुछ ना कुछ सजेशंस और कुछ ना कुछ वहाँ पे जो इस किंग को रिप्रेजेंट करता है। ओके, तो वहाँ पे एम्बेसडर था। तो इसी तरह मेगास्थनीज जो था ना वो यहाँ का, जैसे कि ये है ना, तो एक हम लोग हटा दिए तो यहाँ पे ग्रीक हो गया। तो ग्रीक से ना एक मेगास्थनीज को भेजा गया था कौन से कोर्ट में? इंडिया के कोर्ट में भेजा गया था। ओके, जहाँ पे चंद्रगुप्त रूल किया करते थे। तो आई होप आप लोग समझ में आ रहा होगा। तो मेगास्थनीज जो है वो यहाँ पर जो देखा था ना उसको वो लिखता है। अब हम लोग क्या लिखता है वो हम लोग नीचे देखते हैं। द ओकेजन ऑन विच एम्पियर्स, जैसे कि ऐसा ओकेजन जब ओकेजन होता था ना तो एम्परर जो है ना वो पब्लिक के बीच में दिखता था एंड विथ अ ग्रैंड प्रोसेसन, काफ़ी ज़्यादा ग्रैंड रॉयल प्रोसेसन की तरह में वो दिखता था। वो जो था ना गोल्डन पालकिन क्या होता है? पालकी जिसमें किंग आते जाते थे, ठीक, वो गोल्डन पालकी में आते थे
एलिफेंट्स रहता था जो डेकोरेट होता था गोल्ड और सिल्वर से। काफ़ी सारे गार्ड्स होते थे जो ट्री को कैरी करते थे जिसपे बर्ड्स रहती थी, इंक्लूडिंग अ फ्लॉक ऑफ ट्रेड पैरट। अब ट्रेंड पैरट्स रहते थे जो एम्परर के हेड के अबाउट गोल गोल घूमते रहते थे। द किंग इज सराउंडेड बाय आर्म्ड वुमेन। अब किंग जो थे ना वो वुमेन से मतलब जो एज अ वुमेन आर्मी से सराउंडेड होते थे। ही इज अफ्रेड दैट समवन ट्राई टू किल हिम। अब इसको इनको थोड़ा डर लगा होता था ना क्योंकि कोई भी इनको मार सकता है, मारने की कोशिश कर सकता है। ये इनके पास स्पेशल सर्वेंट होता था जो इनका फूड को टेस्ट करके बताता था खाने से पहले। और ये किंग जो थे ना वो कभी भी कोई बेडरूम में 2 रात से ज़्यादा नहीं सोते थे। एंड अबाउट पाटलिपुत्र मॉडर्न पटना। अब इसके बारे में क्या लिखते हैं, तो ये लिखते हैं कि ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा और ब्यूटीफुल सिटीज़ था। ये काफ़ी ज़्यादा मैसिव वॉल से सराउंडेड था। यहाँ का टावर्स 570 टावर्स है, 64 गेट्स है। यहाँ के हाउसेस होते थे ना वो 2 या 3 मंजिले के होते थे जो कि वुड या मिट्टी के ईंटों के बने हुए होते थे। द किंग पैलेस इज ऑल्सो ऑफ वुड। जो किंग का पैलेस था ना वही वुड का बना हुआ होता था और जो सराउंडेड था गार्डन से जो कि पूरा बर्ड से भरा हुआ रहता था। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, अशोका ये यूनिक रूलर। तो अशोका एक काफ़ी फेमस मौर्य रूलर थे। ही वॉज द फर्स्ट रूलर हु ट्राई टू टेक हिज मैसेज टू द पीपल थ्रू इंस्क्रिप्शन। ये पहले रूलर थे जो अपना मैसेज को इंस्क्रिप्शन के थ्रू पीपल को थोड़ा फैलाते थे। मोस्ट ऑफ द अशोका इंस्क्रिप्शन वेयर इन प्राकृत। काफ़ी ज़्यादा जो अशोका के रूलर इंस्क्रिप्शन थे वो प्राकृत लैंग्वेज में होते थे और जो लिखा जाता था ब्राह्मी स्क्रिप्ट में। अब अशोका वार इन कलिंगा। अब अशोका का वार है वो कलिंगा में, वो हम लोग देखते हैं। कलिंगा जो है ना वो एंशियंट नेम है कोस्टल उड़ीसा का। उड़ीसा का कोस्टल उड़ीसा का एक एंशियंट नेम है, मतलब पुराना नाम है कलिंगा। अशोका जो है ना इस वार को जीत जाते हैं, कलिंग वॉर को। बट ही वॉज सो हॉरीफाइड वेन ही सॉ। ये काफ़ी ज़्यादा हॉरीफाइड हो जाता है जब वो देखते हैं कि ज़्यादा वायलेंस होता है, ब्लड से इतना खून बहता है। सो वो डिसाइड करते हैं कि वो फाट नहीं लड़ेंगे, कोई भी वार नहीं लड़ेंगे। यही एक पूरे हिस्ट्री में एक ऐसे पूरा दुनिया भर की हिस्ट्री में यही एक ऐसे किंग है जो वॉर करना छोड़ दिए थे। कब? जीतने के बावजूद ये वॉर करना छोड़ दिए। सब हारने के बाद छोड़ता है नहीं, जीतने के बावजूद छोड़ दिए थे। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं अशोका इंस्क्रिप्शन डिस्क्राइब द कलिंगा। तो अशोका का जो इंस्क्रिप्शन है ना जो कलिंग वार को में डिस्क्राइब किया गया है, तो अशोका डिक्लेयर्ड इज वन ऑफ इंस्क्रिप्शन था 8 ईयर्स आई आफ्टर बिकमिंग आई कॉन्कर्ड कलिंगा। मतलब जब वो राजा बने थे ना उसके 8 साल बाद है वो कलिंगा को जीत गए थे, जिसमें लाख हाफ पीपल वे लैख एंड हाफ पीपल पे कैप्चर्ड था। मोर देन लाख पीपल वे किड। लाख से ज़्यादा पीपल का मारे गए थे। ये जो है ना वो जो अशोका थे इनको सौरों से भर दिया था। वेन इंडिपेंडेंट लैंड इज कंक्वर्ड लाख्स ऑफ पीपल डाई। जब इंडिपेंडेंट लैंड को कंक्वर्ड कर लिया कैसे वो देख रहे हैं कि काफ़ी सारे लैक्स ऑफ पीपल डाइड हो चुके हैं, वो काफ़ी सारे जेल में ब्राह्मण और मॉन्क से वो भी मारे गए हैं। पीपल जिनका रिलेटिव था, फ्रेंड्स था या फिर जो स्लेव्स थे, सर्वेंट्स थे, सब जो भी एक दूसरे से प्यार करते थे ना, सब एक दूसरे के चहीते थे जो वो मारे जा चुके हैं। डैट इज़ वाई आई एम सैड दिस। इसलिए वो काफ़ी ज़्यादा सैड है और वो ऑब्जर्व करते धामा को और इसको टीच करना चाहते हैं सबको। आई बिलीव डैट विनिंग पीपल ओवर धामा इज़ मच बेटर दैन कन्क्विट देम थ्रू फोर्स। ये कहते हैं कि पीपल आदमियों को जीतना धामा के अनुसार ज़्यादा अच्छा है कि उनको फोर्स से कॉन्कर कर लेना, हरा देना उन पर। आई एम इंस्क्राइबिंग द मैसेज फॉर द फ्यूचर। ये जो मैसेज है ना वो फ्यूचर के लिए इंस्क्राइब करवा देते हैं, सो डैट माई सन ग्रैंड सन आफ्टर मी शुड नॉट थिंक अबाउट वर्किंग। उनका सन ग्रैंड सन जो है वार के बारे में ना सोचे। अब यहाँ पे एक आता है कि वाट वाज अशोका धामा। अशोक धामा क्या था, तो ये जो अशोक धामा है ना वो कोई वर्शिप इन्वॉल्व नहीं कर रखता है, कोई गॉड का नहीं कोई सेक्रीफाइस है इसमें। ये ऐसा है ना जैसे कोई जो फादर होता है ना बच्चे को सिखा रहे होते हैं ना कि सब्जेक्ट्स क्या होता है और उसको इंस्ट्रक्ट कर रहे होते हैं, ये भी वैसे ही है जो कि इंस्पायर्ड है किसके, टीचिंग्स ऑफ बुद्धा से। बहुत सारा प्रॉब्लम हो रहा था इनके लिए। तो पीपल इन द एम्पायर फॉलो डिफरेंट रिलीजन। प्रॉब्लम क्या था कि पीपल जो एम्पायर में थे ना वो डिफरेंट रिलीजन फॉलो करते थे और जिससे करके कन्फ्लिक्ट हो जाता था। एनिमल को भी सेक्रीफाइस किया जाता था। स्लेव्स एक्सेप्टेड इरिटेट और स्लेव्स और सर्वेंट्स को काफ़ी ज़्यादा बेकार से ट्रीट किया जाता था। अब इसके बाद देव क्वेरीज इन फैमिली में भी लड़ाई झगड़े होते रहते थे और नेबर्स में भी होते रहते थे। अब अशोक फील करते हैं कि इस सब प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए, तो ये अपॉइंट करते हैं ऑफिशियल्स को जिसको हम लोग धामा महात्मा बोलते हैं, जो एक जगह से दूसरी जगह जाते थे और पीपल को पढ़ाते थे धमा के बारे में। ओके, बिसाइड अशोका गॉट हिज मैसेज।
अब अशोका के बाद ये मैसेज जो है ना रॉक्स और पिलर पे इंस्क्राइब कर दिया जाता था। इंस्ट्रक्शन हिज ऑफिशियल्स टू रीड दिस मैसेज टू दोज हु कुड नॉट। और अगर जिसके बाद जिसको ये मैसेज जिसको पढ़ना लिखना नहीं ना आता था तो उसको ऑफिशियल्स को पढ़ के बताते थे। अब अशोका सेंड्स मैसेंजर तो स्प्रेड आया। अब अशोका जो अपने मैसेंजर्स को भेजने लगते हैं इस आइडिया को बढ़ाने के लिए, धमाके आइडिया को बहुत सारे लैंड पर, सीरिया, इजिप्ट, ग्रीस, श्रीलंका, ये सब जगह पे वो भेजने लगते हैं। ही बिल्ट रोड्स, वो रोड बनाते हैं, वेल्स को कुएँ खुदवा देते हैं, रेस्ट हाउस बनाते हैं। बिसाइड अरेंज फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट फॉर बोथ ह्यूमन एंड एनिमल, ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स के लिए वो मेडिकल ट्रीटमेंट भी अरेंज करती है। अब यहाँ पे फिगर देखिए रामपुरवा बुल है। अब यहाँ पे हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। रामपुरवा बुल जो है ना वो मॉरिन पीरियड का पार्ट है जो कि रामपुरवा बिहार में पाया जाता था। ये अभी जो है ना वो प्रेजेंट राष्ट्रपति भवन में है, जिसमें स्किल दिखाया गया है, स्कल्पचर दिखाया गया है उस समय का टाइम का। अब अशोका का मैसेज जो है सारे सब्जेक्ट के लिए, तो पीपल परफॉर्म करते हैं, काफ़ी सारे रिचुअल्स परफॉर्म करते रहते हैं पीपल, जैसे कि जब कोई बीमार पड़ जाएगा, जब उनका बेटा का शादी होगा, जब चाहे उनके चिल्ड्रन का शादी होगा, जब उनका बच्चा जन्म लेगा, जब वो कहीं जाएंगे, तो ये सब रिसोर्सेज है तो बहुत यूज़फुल। अब ये सब जो रिचुअल्स परफॉर्म होता है ना ये यूज़फुल नहीं होता है। अब इसके अगर पीपल को ऑब्जर्व करना चाहिए प्रैक्टिस को, और इसको कि जैसे फ्रूटफुल हो। तो जैसे कि अब वो जो थे बुद्ध, वो धम्मक का, सॉरी बुद्ध नहीं, अशोक, वो धम्मक का जो है मैसेज स्प्रेड कर रहे थे सब जगह। तो वो बताते हैं कुछ प्रैक्टिस करने के, जैसे कि हम लोग को जितने भी स्लेव्स और सर्वेंट्स हैं ना उनके लिए जेंटल होना चाहिए, बड़ों का रिस्पेक्ट करना चाहिए, और जितने भी क्रिएचर्स हैं ना उनके साथ हम लोग को प्यार से रहना चाहिए, और ब्राह्मण्स और मॉन्क्स को गिफ्ट देना चाहिए। इट इज़ बोथ रॉन्ग टू प्रेज वन रिलीजन और क्रिटिसाइज अनदर। और ये काफ़ी गलत है कि हम लोग एक रिलीजन का तारीफ़ करें और दूसरे रिलीजन को क्रिटिसाइज मतलब बुराई करें। ईच वन शुड हम लोग को सारे रिलीजन का रिस्पेक्ट करना चाहिए, हर एक रिलीजन का। इफ वन प्रेज वंस ओन रिलीजन विल क्रिटिसाइज अनदर वन इज एक्चुअली डूइंग ग्रेटर हार्म टू ओन रिलीजन। कोई जो है अपना रिलीजन का प्रेज कर रहा है, दूसरे रिलीजन को क्रिटिसाइज कर रहा है, तो वो अपने ही रिलीजन को ज़्यादा हार्म कर रहा है। देयरफॉर इसलिए हम लोग को सारे रिलीजन को समझना चाहिए और उसको रिस्पेक्ट करना चाहिए। सो दैट्स ऑल, थैंक यू। आज इसकी वीडियो में इतना ही। तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। दैट्स थैंक यू, हैव अ नाइस डे।